बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो एक्सरसाइज 4.3 है उससे संबंधित कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमें सीखना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख खींचना है, ग्राफ पर इसको निरूपित करना है। आलेख का मतलब क्या होता है, ग्राफ पर इस रेखा को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से देखो, समझो बच्चों, जब दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए दो चर वाला जो रैखिक समीकरण इस प्रकार से लिख दें कि 2x + 3y और बराबर ये चलो 12 लिख देते हैं। ठीक, ये आपका क्या है बच्चों, ये दो चर का रैखिक समीकरण है, बिल्कुल सही बात है। यहां से जब दो चर के रैखिक समीकरण को हम किसी ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ बातों की आवश्यकता है। वो क्या क्या बातें हमें चाहिए, इसके हमें हलों को निकालना पड़ता है। अगर हमें इसके हल पता है तो निश्चित रूप से हम इसको ग्राफ पेपर पर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बच्चों, ये भी हमें पता है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। इसके तो बहुत ढेर सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, ये इससे पहले वाले वीडियो में आपने सीखा है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। जबकि एक चर का अगर रैखिक समीकरण होता है तो उसका एक अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल और केवल एक हल होता है। लेकिन इसके हलों की संख्या कितनी होती है? अनंत हल होते हैं। जैसे हमने बताया कि x का मान आप रखोगे तो y का मान निकल आएगा, फिर x का मान दूसरा रखोगे, y का मान दूसरा निकल आएगा, x का मान तीसरा लिखोगे, y का मान तीसरा निकल आएगा। ये सब क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। x का रखना जरूरी नहीं है, अगर हम y का मान रख दें तो x का मान निकल आता है। तो कुल मिला के जो भी x और y के मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हो, जो x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वो सभी के सभी समीकरण का हल कहलाते हैं। बच्चों, ये बातें आपको पता है ना? बिल्कुल एकदम पता है बच्चों। इसका ग्राफीय निरूपण ज्ञात करने के लिए हम इसके कोई दो हलों की बात कर लेते हैं। कोई दो हल ज्ञात कर दो भाई। दो हल अगर हमें ज्ञात हो जाएं तो निश्चित रूप से हम समीकरण इसका रेखा मतलब आलेख खींच सकते हैं। इस समीकरण का हम आलेख खींच सकते हैं अगर इसके कोई दो हल भाई होते तो हमने बताया अनंत हल है, लेकिन हम कोई दो हल अगर ज्ञात कर लें तो उससे हम इसकी ग्राफीय निरूपण इसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। देखो बच्चों, बड़े आराम से बात समझनी है। यहाँ पर ये x और y चरों में दो चर हैं और ये आपका रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ से क्या करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं। हर प्रश्न को इस प्रकार से ही करेंगे। देखो, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। अपने मन से x के कुछ मान इसमें डालो तो जो y के मान निकलेंगे वो समीकरण का हल हो जाएगा। देखो कैसे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y का मान 0 है। हर प्रश्न में ऐसा ही लिखना है बच्चों, y का मान थोड़ी देर के लिए 0 मान लें। तो अगर हम यहाँ पर y का मान 0 लिखेंगे तो ये पूरा 3y वाला पद शून्य हो जाएगा। 3 गुणे y का मान 0 लिखोगे पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, देखो 2x + 3y का मान 0 लिख दें बराबर में 12, तो ये तो देखो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालो तो 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। x का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 6। जब y का मान 0 लिखा है तो x का मान कितना हो गया? 6। तो अब इस समीकरण का एक हल हमने समझो ढूंढ लिया, 6,0। कितना ढूंढ लिया बच्चों? 6,0। ये इस समीकरण का हल है 6,0। ऐसे हमने बताया अनंत हल हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल दो हलों की आवश्यकता है। अगर हमें दो हल पता चल जाए तो हम इनका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पर इस वाले समीकरण को ग्राफ पर हम दिखा सकते हैं। देखो, कोई और अब दूसरा y का मान लिख दो, या फिर ऐसा नहीं है कि y के मान लिखें, हम x का कुछ मान लिख दें। मान ले x का मान, चलो अब की बार हम x का मान 0 लिख देते हैं। यहाँ देखो 2 लिखा है, x का मान हमने 0 लिख दिया + 3y और बराबर में 12, और इसकी मदद से हम यहाँ से 12 यहाँ से y का मान अब ज्ञात करेंगे। यहाँ ये तो देखो 0 हो गया बच्चों। यहाँ y का मान अगर निकालें तो ये 12 में 3 से भाग कर देंगे, है ना, 3 का भाग हो जाएगा, 3 चौको 12, तो ये y का मान बच्चों 4 आ गया। तो इस वाले समीकरण का एक और हल निकल आया 0,4, ये भी इस समीकरण का ही हल है।
बच्चों हमने दो समीकरण यहाँ पर दो हल निकाल लिए। हमें हालांकि बताया कि इसके तो अनंत हल हो सकते हैं, लेकिन हमने कोई दो हल निकाल लिए। अब हमारा दो हल से ही काम चलने वाला है। इसका ये समीकरण जो हमने मान लिया है, ये समीकरण का हम आलेख खींच सकते हैं। दो हल अगर हमें पता चल जाए तो क्या करते हैं बच्चों, एक ग्राफ पेपर जो हमारा होता है ये टोटल, इस ग्राफ पेपर पर आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर की मोटे मोटे लकीर होते हैं। क्या होता है, जैसे एक ये आपका होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर पतले पतले 10 भागों में इसको बांट दिया जाता है। फिर इसके बाद में एक यहाँ पर डार्क लाइन होती है, फिर पतली पतली सी ये आपकी 10 लाइनें होती हैं, फिर एक डार्क लाइन होती है। तो इस तरीके से एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर ये आपके यहाँ पर इस प्रकार से मोटी मोटी लकीरें खिंची होती हैं। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे भी आपको इस तरीके से ग्राफ मिलता है ना। ग्राफ आपने देखा है तो ग्राफ इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर क्या होता है, 10 मिलीमीटर की ये छोटे छोटे भाग होते हैं, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पर 10 मिलीमीटर की छोटी छोटी पतली पतली लाइनें होती हैं। इस प्रकार से ये आपकी पतली पतली लाइनें एक एक मिलीमीटर की होती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर एक जो डार्क लाइन होती है वो सेंटीमीटर की होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पतली पतली लाइनें होती हैं, 10 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। और फिर इसके बाद में डार्क लाइन होती है। तो जो ग्राफ पेपर होता है वो 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर 10 भागों में इसको बांटते हुए इस प्रकार से ग्राफ पेपर बना होता है, ठीक है। तो उस पर बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर एक डार्क जो लकीर होती है ना, डार्क रेखा, उस पर हम आप क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर डार्क रेखा होती है उसको भी हम इस प्रकार खींच लेते हैं। और जो क्षैतिज रेखा और जो ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर काट जाए उसको हम ओ डाल लेते हैं, ओ बिंदु। वो ओ बिंदु वास्तव में है क्या बच्चों, यही ओ बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। आपने कार्तीय तल में भी पढ़ा है, हमने जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया है कार्तीय तल, उसमें भी ये ग्राफ पेपर की बातें आपको बताई गई हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने वहां पढ़ लिया होगा तो बड़े आराम से ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन बाय द वे अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो भी कोशिश करेंगे पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो क्या करना है, जो क्षैतिज, ये क्षैतिज वाली जो रेखा है इसको क्या लिख दें, एक्स, और इधर एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ऊपर की ओर ये वाई अक्ष है और ये नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। एक्स अक्ष को यहां पर हमने बताया कि ये एक एक सेंटीमीटर के जो डार्क लाइनें होती हैं, एक इकाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। तो ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और आगे बढ़ते बढ़ते हम चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम बाएं साइड की बात करें तो बाएं साइड पर भी -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ -4 और पीछे बढ़ते हुए, ठीक है। और यहाँ बाई अक्ष पर क्या करते हैं, बाई अक्ष ये मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के ऊपर की ओर जब जाते हैं तो बाई अक्ष की धनात्मक दिशा कहलाती है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, इस तरीके से 5 इकाई आगे बढ़ते हुए जाते हैं। नीचे की ओर जब बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में लौटते हैं तो -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और इस तरीके से नीचे की ओर, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इन बिंदुओं को हमें यहाँ पर दर्शाना है। इसको क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम को कार्तीय तल समझो कहते हैं, है ना। तल को हमने 4 भागों में बांट दिया यहाँ, है ना, 4 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इन चारों भागों के नाम भी हैं। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है, जैसा कि आपने कार्तीय तल में पढ़ा है। बच्चों यहाँ पर ये बिंदु 6,0 अगर दर्शाना है तो 6,0 को कैसे दर्शाओगे, देखो यहाँ से हमें क्या करना है, ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, ये वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो एक्स अक्ष पर 6 इकाई दूरी चलना है, वो भी प्लस लिखा है, +6, है ना। अगर माइनस है तो माइनस लिखा जाता है, प्लस लिखा नहीं जाता है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसको प्लस ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर 6 इकाई चलना है बच्चों प्लस दिशा में, मतलब धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, यहाँ पर देखो कहीं 6 इकाई भी है, ठीक है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 6 इकाई पर जाना है और वाई अक्ष की धनात्मक या ऋणात्मक कुछ नहीं है बच्चों, 0 है। वाई अक्ष पर जाना नहीं है, 0 जाना है मतलब वाई अक्ष पर नहीं जाना है, ना ऊपर जाना है मतलब धनात्मक दिशा में, ना नीचे जाना है मतलब ऋणात्मक दिशा में, ना धनात्मक में जाना है ना ऋणात्मक में जाना है। तो केवल 6 इकाई जाना है एक्स अक्ष पर,
ये बिंदु हमारा 6,0 कहलाएगा। x पर गए 6 इकाई, y पर गए नहीं, ना नीचे ना ऊपर, इसलिए y का मान 0 लिख दिया। ठीक है, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोट। याद करो पीछे वाली सारी बातें, है ना। तो ये बिंदु हमें मिल गया। अगर हम चाहें तो इसका नाम भी डाल दें भाई, इसको हमने a नाम डाल दिया, और ये दूसरा बिंदु है, इसका हम चलो b नाम डाल देते हैं। देखो इसका हमने a नाम डाल दिया, ये आपका a बिंदु मिल गया। इसके बाद बच्चों b बिंदु को अगर निरूपित करना चाहें तो x का मान 0 है, मतलब मूल बिंदु से इधर इधर कहीं जाना नहीं है, मूल बिंदु पर रहना है। x का मान क्या है 0, x पर नहीं चलना है, y पर चलना है 4 इकाई, तो ऊपर की ओर हमें 4 इकाई चल के ये वाला बिंदु मिल जाएगा। इसको क्या कहेंगे, x पर नहीं गए मतलब 0, y पर गए 4 इकाई, इसलिए इस बिंदु को क्या लिखेंगे 0,4, और ये हमारा बिंदु है b। कौन सा बिंदु है बच्चों, b। ठीक है, अब हम अगर इस रेखा, इस समीकरण का ग्राफ बनाना चाहें तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में स्केल से मिला दें, बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। स्केल से मिलाना है, बिल्कुल टेढ़ा बेड़ा नहीं करना है। इस रेखा को क्या कहेंगे बच्चों, ये आपकी समीकरण, इसको कौन से समीकरण को, 2x + 3y और बराबर 12 को प्रदर्शित करने वाली रेखा AB है। AB रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है, समीकरण 2x + 3y बराबर 12 को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है बच्चों, जब भी कभी याद रखना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचा जाएगा तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। सीधी रेखा का मतलब समझ रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिच्छेद यूं करती हुई जाए, कभी ऐसा हो सकता है x अक्ष के समांतर चली जाए, कभी ऐसा हो सकता है y अक्ष के समांतर चली जाए, लेकिन निश्चित रूप से वो एक सीधी रेखा ही होगी, वक्रदार नहीं होगी, कहीं से कोई टर्न नहीं करेगी, इस तरीके से नहीं, बल्कि ऐसी हो सकती है यूं ऐसे जाए, ऐसी हो सकती है ऐसे जाए, ऐसी हो सकती है यूं ऐसे जाए, मतलब सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। ठीक है, किसी भी टाइप की हो सकती है लेकिन रेखा सीधी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपकी AB रेखा कैसी है, बिल्कुल सीधी रेखा है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि कभी 2 चर का रैखिक समीकरण अगर मिलता है तो रैखिक समीकरण का अगर हमें ग्राफीय निरूपण करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सारे प्रश्न भी इसी पर आधारित हैं, उदाहरण भी इसी पर आधारित हैं। बहुत अच्छे से पूरी बात समझ में आएगी, पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे एकदम मजा आ जाएगा बच्चों। देखो ध्यान से समझो बच्चों, एक और बात बता दें कि इस समीकरण के जो रेखा, ये समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण के अगर और भी हल हम निकालें, हमने बताया इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अभी तो हमने 2 निकाले और 2 से हमारा काम चलने वाला था, इसलिए हमने 2 निकाल लिए थे, काम खत्म हो गया था। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि अगर इसके और भी कोई सॉल्यूशन हमें पता चल जाए, या ये कहें कि इस रेखा पर कोई और दूसरा बिंदु हो, इस रेखा, ये जो आपकी ये समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण का कोई और हम यहां हल निकाल लें, कोई एक और हल निकाल लेते हैं इसके बाद की बाद में एक हल हमने और आगे बढ़ा दिया। मान लो यहां पर हम थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं कि x का मान कुछ और बदल के लिख दें, x का मान बदल के लिख दें। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x का मान हम लिख दें यहां पर 3। ध्यान से समझना, x का मान थोड़ी देर के लिए माना 3, x का मान अगर 3 मान ले बच्चों, ये हो जाएगा देखो 2, ये 2, x का मान हम 3 लिख दें, प्लस 3y हमारा बिल्कुल ज्यों का त्यों, और बराबर में 12, ये भी ज्यों का त्यों। तो यहां देखो ध्यान दें, 3 दूनी 6, अगर 6 इधर ले जाओगे तो 3y बराबर हो जाएगा 12 - 6। थोड़ा ध्यान से समझो, ये आपका है ना, ये इधर ले जाओ तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3y बराबर में 12 में से 6 घटाएगा तो 6 बच जाएगा, और y बराबर 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, तो y का मान बच्चों कितना मिलेगा 2। मतलब x का मान हमने 3 लिखा है तो y का मान हमें 2 मिल गया। कितना मिल गया बच्चों 2। इसलिए यहां पर इस समीकरण का एक और हल हमने ढूंढ लिया 3,2, मतलब x, y लिखा जाता है, x का मान 3 है, y का मान 2 हमने निकाला, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस समीकरण का एक हल है। ये बिंदु मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए C है। बच्चों याद करो कि अगर ये इस रेखा का ही हल है, इस समीकरण का ही ये हल है, तो ये बिंदु कहां होना चाहिए, इसी रेखा पर होना चाहिए। जितने इसके हल होंगे वो सब इस रेखा पर ही निकलेंगे। देखो अभी यहां पर 3,2 को प्रदर्शित करके दिखाएं तो निश्चित रूप से इसी रेखा पर ये बिंदु आएगा। देखो समझो,
x बराबर 3 चलना है बच्चों, मूल बिंदु ये है 1 2 3, x अक्ष पर हम 3 इकाई गए, y अक्ष पर कितना जाना है बच्चों 2 इकाई जाना है। तो जहां पर हम 3 पर पहुंचे थे उसी के ऊपर 2 इकाई चढ़ जाओ, देखो एक आपका ये हो गया है ना, एक आपका ये हो गया, 2 आपका देखो ये हो गया। तो ये बिंदु कहाँ है, देखो इस रेखा पर ही है कि नहीं है, इस रेखा पर ही है देखो। तो ये बिंदु जो हमने निकाला है 3,2 वो किस रेखा पर है, इसी रेखा पर है। कभी भी जितने भी बिंदु निकलेंगे इस समीकरण के, जितने भी हल निकलेंगे वो सभी इस रेखा पर ही होंगे। ठीक, तो आपको यहां से एक और प्रश्न मिलता है बच्चों, एक बात और पूछी जा सकती है, अगर कभी ऐसा आ जाए, इसको थोड़ी देर के लिए कहीं छोड़ दें। अगर कोई दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार से लें, आपसे कोई पूछता है कि एक ऐसा समीकरण बताओ जो बिंदु 2,3 से होकर जाए, एक ऐसा समीकरण बताओ। चलो यहां से भ्रम हो सकता है इसलिए कोई दूसरा और बिंदु मान लेते हैं। मान लो कोई बिंदु 1,2 है, एक ऐसा समीकरण बताओ, एक ऐसे समीकरण को हमें बताना है जो जिसका हल 1,2 है, जिसका हल कितना है 1,2 है। एक ऐसा समीकरण बताओ जिसका हल 1,2 है। अब हमसे समीकरण पूछ दे, मान लो ये आपका समीकरण दिया था, यहां से हमने इसके हल निकाले थे, यदि हमें हल दिया जाए तो हमें ये समीकरण कैसे प्राप्त करोगे, ये हमसे पूछ दिया जाए तो बच्चों कैसे करोगे। बहुत आसान बात है, एकदम आसान है। यहां से देखो ये होता है x और ये होता है y। अगर हम ये कहें कि ये बिंदु आपका 1,2 है, वो बिंदु समीकरण, बिंदु ये समीकरण x प्लस y बराबर 3, x प्लस y बराबर 3 का हल है। ये बिंदु जो है वो काय का हल है, इस रेखा, इस वाले समीकरण का हल है। तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है, ये x बराबर 1 y बराबर 2 यहां लिख दें तो 1 प्लस 2 मतलब 3, 3 बराबर 3 हो जाएगा। मतलब ये बिंदु इस रेखा को अगर संतुष्ट करता है, ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसका मतलब इस समीकरण का ये हल है, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। ठीक है, हमने एक नहीं ऐसे ढेरों हजारों समीकरण हम बता सकते हैं जो इस रेखा, इस बिंदु को संतुष्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु से जाने वाली ऐसी हजारों ढेरों रेखाएं हो सकती हैं जो इस बिंदु से जा सकती हैं। मतलब इस बिंदु के हजारों रेखाएं हो सकती हैं, ऐसे समझो। ठीक है, यहां पर थोड़ी देर के लिए ये मान लें, जैसे हम ये कहें कि x प्लस, थोड़ा ध्यान दें, x प्लस यहां लिख दें 5y, x प्लस 5y, तो यहां पर लिख दें 11। अब बताओ बच्चों, ये भी तो एक ऐसी रेखा है जो इस बिंदु से होकर जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है, संतुष्ट करेगी। करा के देखो, x का मान यहाँ 1 लिख दें, प्लस 5 और y का मान यहाँ से 2 लिख दें, तो देखो 5 दूनी 10 और 1 11, आपको 11 मिल रहा है कि नहीं, 11 बराबर 11, मतलब संतुष्ट हो रही रेखा के नहीं। ये वाला समीकरण इस बिंदु से संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा का हल है। हमने बताया ऐसे बहुत ढेर सारी रेखाएं हो सकती हैं जो इस बिंदु से होकर जा रही होंगी। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि एक बिंदु दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं, या ये कहो कि इनकी समीकरण को बताओ, ऐसे समीकरण बताओ जो इस बिंदु, मतलब ये समीकरण क्या है बच्चों, वास्तव में एक रेखीय समीकरण, मतलब रेखा को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। ये है समीकरण, लेकिन ये समीकरण क्या कर रहा है, रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस रेखा पर ये बिंदु है, इस रेखा पर भी ये बिंदु है, मतलब ऐसे बहुत ढेर सारे समीकरण हैं जिनका हल ये बिंदु है, ऐसे समझो। ठीक है, आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, अभी प्रश्न आएगा तब वहां से भी आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आपकी हैं बेसिकली, जो आपको आगे इस एक्सरसाइज 4.3 में भी पूछी जा सकती हैं, या इससे पहले जो एग्जाम्पल हैं उनमें भी आपको ये सब बातें यूज करनी है। ठीक है बच्चों, आते हैं कुछ एग्जाम्पल पहले हल करेंगे, फिर इसके बाद 4.3 एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, इसको नोट करें और फिर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहां पर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखिए बच्चों, यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा एक एग्जाम्पल है। इसमें ऐसा कहता है बच्चों, यही टाइप का एग्जाम्पल है, बल्कि यही है, देखो
इसमें लिखा है बिंदु 1,2 दिया हुआ है, बिंदु 1,2 दिया हुआ है। ये है उदाहरण नंबर आपका 5वां। क्या है बच्चों, यहां दिया गया है उदाहरण नंबर 5वां। ध्यान से समझो, कुदरती बात है बच्चों, वही एग्जाम्पल मिल गया है ना, वही एग्जाम्पल मिल गया कि बिंदु 1,2 ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है तो क्या आप इस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर यह बिंदु स्थित है। कहता है कि क्या आप इस ऐसी रेखा का समीकरण दे सकते हो जिस पर ये बिंदु स्थित है। तो बच्चों ये हमने एक समीकरण दे दिया, ये भी रेखा का समीकरण है और इस रेखा पर ये बिंदु है, ये पक्की बात है। कैसे जाना, अगर हम बात करें कि इस बिंदु, ये रेखा इस बिंदु पर है, मतलब ये बिंदु है जो ये ऊपर वाला जो बिंदु है वो इस रेखा पर है, तो ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर जाएगा। आप करा के देख सकते हो, x का मान 1 लिखें प्लस y का मान 2 लिखें तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये बिंदु 1,2 इस रेखा पर स्थित है। आपको ऐसा प्रश्न कहता था कि आप ऐसा बताओ कि एक ऐसे रेखा का समीकरण बताओ कि जिस पर बिंदु 1,2 स्थित है। तो बच्चों ये एक ऐसे रेखा का समीकरण है जिस पर बिंदु 1,2 स्थित है। ऐसे कितने समीकरण हो सकते हैं, ऐसे अनंत समीकरण हो सकते हैं। देखो ये भी आपका एक समीकरण है, वो समीकरण है जिस पर बिंदु 1,2 स्थित है। यहां भी आप देख सकते हो, x का मान 1 लिखो प्लस 5 × y का मान 2 लिखें और बराबर ये 11 हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10 और 11 है, 11 = 11। इसका मतलब इस रेखा पर 1,2 बिंदु है। ऐसे तो बहुत ढेर सारे समीकरण हो सकते हैं जो इस रेखा, इस बिंदु, मतलब ऐसे बहुत से समीकरण हो सकते हैं, रेखा के समीकरण बहुत से हो सकते हैं जिस पर ये बिंदु 1,2 स्थित होगा। ठीक है, और बताओ अगर हो सकते हैं तो ये तो हमने 2 बताए, और बता दो। यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो कि यहां लिख दें 2x प्लस यहां लिख दें 5y और बराबर में यहां लिख दें, देखो 2 और 10, 2 10 12, यहां क्या लिख दें 12। देखो ये ऐसा समीकरण हमने बता दिया कि जिस पर ये बिंदु है, बिल्कुल सही बात है। देखो संतुष्ट कर जाएगा। यहां पर 2x का मान कितना लिखो 1 प्लस 5y का मान कितना लिख दें 2 और बराबर में यहां देखो कितना 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 10 दूनी, यहां देखो 5 और 2 का गुणा 10, तो 10 तो ये हो गया और इसमें 2 एकम 2, 2 प्लस 10 मतलब 12। देखो 12 = 12 होता है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये वो रेखा है, ये उस रेखा का समीकरण है जिस पर बिंदु 1,2 स्थित है। हमने बताया ऐसे तो हजारों रेखाएं हो सकती हैं, ऐसी हजारों रेखाएं हो सकती हैं जिस पर बिंदु 1,2 होगा। ठीक है बच्चों, यही आपका उदाहरण नंबर 5वां था। ठीक है, इसके बाद बच्चों उदाहरण नंबर 6वां में आपको इस टाइप का एक समीकरण दिया गया है और आपसे कहा गया है कि समीकरण का आलेख खींचिए। यहां आइए, इस समीकरण को का आलेख खींच के आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसका आलेख खींच के हम दिखाएंगे। उदाहरण नंबर है आपका 6वां। थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों, उदाहरण नंबर 6वां देखिए, उदाहरण नंबर है आपका 6वां और यहां पर समीकरण दिया गया है, उसका आलेख खींचना है। x + y = 7 और इसका हमें क्या करना है, का आलेख खींचना है। बच्चों ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझो, पूरी बात एकदम समझ में आएगी। x + y = 7 का आलेख खींचना है। हमने अभी अब आपको बताया कि कुछ भी हमें नहीं करना, हमें इस रेखा के, इस समीकरण के कोई 2 हल निकालना है। अनंत हल हैं इसके। इस समीकरण के कितने हल हैं बच्चों, अनंत हल हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो इसका मतलब इसके हल तो अनंत हैं, लेकिन हमें इनके कोई 2 हलों की जरूरत है। हम इसके 2 हल ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो ध्यान दें, अभी एग्जाम्पल भी हमने लिया था तो बस बिल्कुल वैसा ही आपको यहां भी करना है। क्या करना है, यहां से एक टेबल बनाओ। क्या करना है बच्चों, टेबल बनाओ और टेबल में क्या करना है, यहां पर देखो x लिखो, यहां पर y लिखो। ठीक है, x लिखो और y लिखो। यहां से हमने x और y लिखने के बाद अब क्या करना है, x का कुछ मान लिखोगे, अपना मान जो भी लिखना चाहो। हमने 0 लिख दिया। x का मान अगर हमने 0 लिख दिया तो बच्चों ये हो गया 0, y का मान 7 हो जाएगा। यहां देखो सीधा बिना हल करे y का मान 7 मिल गया। तो इसका मतलब हमें यहां से x का मान 0, y का मान 7, मतलब
एक इसका हल मिल गया 0,7। इस रेखा का, इस समीकरण का हमें एक हल मिल गया 0,7। यहां कोई डाउट वाली बात नहीं। आगे अब हम यहां पर एक और x का दूसरा मान मान लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं y का मान 0 लिख दें। अब की बार y का मान जैसे 0 लिखोगे बच्चों तो यहां से ये पद हमारा शून्य हो जाएगा, तो x का मान 7 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर इसका दूसरा हल हो गया, यहाँ से दूसरा हल कितना हो गया बच्चों। धोखे से कभी ऐसा मत करना कि यहाँ से y का मान पहले लिख दें और x का मान बाद में लिख दें, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। पहले सदैव x का मान लिखना है, कोमा लगा के फिर y का मान लिखना है। तो इसका हल हो जाएगा 7,0। ठीक है, इस समीकरण का हल हमने दो निकाल लिए, एक हल ये और एक हल ये। अब हमें क्या करना है, दोनों हलों को, इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर लिख देना है, बना देना है, और दोनों को हम जब मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो इस समीकरण को निरूपित करेगी। बिल्कुल इतनी सी बात है बच्चों। क्या करते हैं, ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, इस पर एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं और एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर काट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसके बाद यहां से देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर की ओर ये 1 इकाई, यहां पर 1-1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मानोगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 1 इकाई, तो ये 1 इकाई हो जाएगा। ये 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, और इसको मानो 6, और थोड़ा आगे बढ़ा लो 7 तक हमें जब पहुंचना है ना, तो 7। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, और भी आगे लेकिन हमें जरूरत नहीं है, 7 तक। इसके बाद देखो यहाँ ऊपर की ओर वाई अक्ष ये है, ऊपर क्या है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो इसको हमें 1 इकाई लिखना है, यहाँ 2 इकाई, यहाँ पर 3 इकाई, यहाँ पर 4 इकाई, और 5 इकाई, यहाँ पर 6 इकाई, और यहाँ पर 7 इकाई। ठीक है, नीचे की ओर इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, लेकिन ऋणात्मक हमें कोई बिंदु यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, तो हमें इधर वाले बिंदु दर्शाने की भी जरूरत नहीं है। देखो x का मान 0, y का मान 7 लिखना है बच्चों। x बराबर 0, x बराबर 0 मानी x पर चलना ही नहीं है, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, x का मान 0 है। अब y का मान देखो, y का मान 7 है, तो बच्चों जब हम मूल बिंदु से इधर नहीं गए, इधर नहीं गए, मतलब x अक्ष पर चले नहीं, y पर चलना है 7 इकाई, वो भी प्लस में, मतलब ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा बिंदु मिलेगा। x का मान 0, y का मान 7, मतलब 0,7। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। इसका कोई नाम डाल लेते हैं, इसका हमने नाम चलो डाल लिया a। ठीक है, इसके बाद दूसरा बिंदु है 7,0। 7,0 का मतलब यहां से देखो x पर चलना है 7 इकाई, ये हमारा x होता है, यहाँ पर 7 इकाई जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। y पर जाना नहीं है, y 0 है, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, 7 इकाई केवल x अक्ष पर चलना है। तो ये बिंदु 7,0, और इसको हम नाम b दे देते। कितना, b नाम चलो दे देते। ठीक है बच्चों, अब हम a और b को दोनों को मिला दें तो समझो एक बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। बच्चों इसको हम सीधा यूं ऐसे मिला दें, यहां से हमें जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपको स्केल से मिलाना है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं करना है, एकदम स्केल से मिलाओगे तो यहां से ए बी रेखा जो प्राप्त हो रही है, वो ए बी रेखा वास्तव में इस वाले समीकरण को प्रदर्शित करती है। x + y बराबर 7 को प्रदर्शित करने वाली आपकी ये रेखा ए बी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, इतनी सी बात है, एकदम छोटे छोटे सारे प्रश्न हैं, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये बिंदुओं को दर्शाना आपने निर्देशांक ज्यामिति में सीख रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं ये आपने निर्देशांक ज्यामिति में सीखा है, बस उसी से आधारित बिल्कुल यहाँ से बिंदुओं को दर्शा देना है, और फिर जब दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो हमें एक बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि इसके और भी हल हो सकते हैं। अगर इस रेखा का, इस समीकरण का, जो समीकरण है ना वो क्या है, रेखा का ही समीकरण है, तो अगर इस समीकरण की बात करें और इस समीकरण के बच्चों अगर हल निकालें, इस समीकरण के क्या करें, हल निकालें, तो और भी हल हो सकते हैं। जो भी हल आएंगे वो वास्तव में इस रेखा पर ही बिंदु वो प्रदर्शित होंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए x का कुछ और मान लिखोगे तो यहां से y का कुछ और आ जाएगा, सीधी बात है। एक और बिंदु अगर हम बनाएं, x का मान अपने मन से हमने 1 लिख लिया, अगर x का मान 1 लिख दें
तो यहां से बच्चों y का मान ज्ञात हो जाएगा। x का मान 1 लिख दिया, प्लस में y बराबर में 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 1 घटाओ, y बराबर 6। y का मान कितना है बच्चों? 6 है। y का मान 6 है, इसका मतलब एक हल हमें x का मान 1, y का मान 6, तो एक हल हमने और ढूंढ लिया। देखो कितना, 1,6। बच्चों 1,6 हल हमें जो मिला है, इसको भी अगर हम इस ग्राफ पर दिखाना चाहें तो इसी रेखा पर ये बिंदु में आएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों आएगा? हमने बताया जितने भी इस समीकरण के हल हैं वो सभी के सभी इसी रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, 1,6 को दिखाओ। x का मान देखो 1 इकाई चलना है, ये 1 है, x का मान 1 इकाई, लेकिन y का मान 6 इकाई जाना है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, देखो यहां पर हम लोग पहुंच गए। x का मान 1, y का मान 6, जो कि आप देख रहे हो रेखा AB इसी रेखा पर है। ठीक है, इसी रेखा AB पर ये आपका ये भी बिंदु है 1,6। तो जैसा कि हमने बताया कि जितने भी इसके हल होते हैं वो सभी हल इसी रेखा AB पर होंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक, ये हमें हालांकि यहाँ इस प्रश्न में नहीं पूछा गया था, ये हमने अपने मन से बता दिया कि अगर हम दूसरा और कोई हल इस रेखा का ढूंढें, इस समीकरण का और कोई दूसरा हल ढूंढ लें, और तीसरा ढूंढ लें, और चौथा ढूंढ लें, जो भी हल ढूंढोगे वो सब इस रेखा पर ही होंगे। इसी बिंदु, जो बिंदु आएंगे वो कहाँ आएंगे? इस रेखा पर ही आएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां तक बात क्लियर हो गई। उदाहरण नंबर 6वां, और थोड़ा आगे आओ, उदाहरण नंबर 7 पर। तो बच्चों यहां लिखता है कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए तथा समीकरण का आलेख खींचिए। बच्चों यहां पर समीकरण दिया नहीं गया, थोड़ा समझने की बात है कि यहां पर कौन सा समीकरण है। अगर आपने भौतिक विज्ञान में, आपका एक यूनिट, विज्ञान का एक यूनिट है भौतिक विज्ञान, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई किसी पिंड पर अगर बल लगाया जाता है, किसी पिंड पर अगर हम बल लगाएं तो बल लगाने से क्या होता है? उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। वो त्वरण बल के लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा। ये आपका ऐसे कह सकते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, बल होता है बच्चों F, इसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, F से डिनोट करते हैं। तो लगाया गया बल समानुपाती काय के होता है? त्वरण के होता है। या बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी में लिखें, यहां पर लिखें लगाया गया बल जो होता है वो काय के अनुक्रमानुपाती होता है? त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। लगाया गया बल समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात है। तो बल काय के समानुपाती होता है बच्चों, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये कहता है कि इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। जो बल होता है वो काय के अनुक्रमानुपाती होता है? त्वरण के। अगर बच्चों यहाँ पर बल और त्वरण दो चर मान लिए जाएं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना बल एक बाई लिख दें, बाई और एक्स मानते ना, तो चरों को हम बाई एक्स मानते हैं, तो बल हमने मान लिया बाई इकाई, तथा अगर ये लिख दें कि त्वरण है वो एक्स इकाई है, क्या लिख दें? त्वरण बराबर यहां पर लिख दें एक्स इकाई। ठीक है, अगर इस प्रकार से है कि बल बाई इकाई है तथा त्वरण आपकी एक्स इकाई है, तो यहां से बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा कि बाई समानुपाती त्वरण का मतलब ए। ठीक है, सॉरी, त्वरण को क्या लिख दिया? एक्स। त्वरण को क्या लिख दिया? एक्स। तो बाई समानुपाती एक्स हो गया। बच्चों और भी बात एक आपने यहां से पढ़ी होगी कि कभी समानुपाती का जब निशान हटाते हैं तो यहां पर एक स्थिरांक लेते हैं, कांस्टेंट संख्या ले लेते हैं। तो कांस्टेंट संख्या हमने के ली और इनटू में यहां से एक्स लिख दें। ठीक है, मतलब बाई समानुपाती एक्स मतलब बाई बराबर के इंटू एक्स। बात आई समझ में? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा मतलब सीधा सीधा है कि अगर समानुपाती निशान हटाते हैं तो उस जगह पर एक कांस्टेंट संख्या ले ली जाती है। आप के लें या और भी कुछ ले सकते हो। वैसे अगर यहां से भौतिक विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो के का मान क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर, जब किसी वस्तु कहें, पिंड कहें, जब किसी भी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो वास्तव में के से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और वैसे तो द्रव्यमान को
एम से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? एम से। यहां पर लिख दें जहां के एक नियतांक है, नियतांक का है या स्थिरांक का है, एक ही बात है, ठीक है। तथा ये स्थिरांक है तथा इसे पिंड का द्रव्यमान कहते हैं, पिंड का द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान याद रखिए, ये क्या होता है? के का मतलब क्या है? पिंड का द्रव्यमान। और बच्चों एक बात समझो कि अगर यहां पर एम की बात करें तो द्रव्यमान तो फिक्स राशि तो है नहीं, पता नहीं है कि पिंड का द्रव्यमान कितना है, तो इस हिसाब से यहां पर ये समीकरण का मान भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि के का मान ही पता नहीं है। तो हम यहाँ पर के का मान कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमें इसका ग्राफ खींचना है तो के का मान हम कुछ मान लेते हैं और ये माने कि के का मान चलो 2 इकाई मान लें, के बराबर यहाँ पर 2 लिख दें, तो यहाँ के का मान 2 लिखें तो ये हमारे पास बाई का मान, बाई बराबर 2 इंटू एक्स, ये समझो हमारा समीकरण हो गया। जहां यहां लिख दें, जहां के बराबर हमने इसको क्या मान लिया? 2, के बराबर क्या लिख दिया? 2। बच्चों इसका अब हम ग्राफ खींच सकते हैं, इसका हम ग्राफ बड़े आराम से खींच सकते हैं। इस प्रकार से देखो, हमने आपको बताया कि किसी भी दो चरों के रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें मिनिमम इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इसके हमें 2 हल निकालना है। अगर 2 हल हमें पता चल जाए तो निश्चित रूप से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। क्या करें बच्चों? यहां पर अगर हमने बताया कि अपने मन से आपको कुछ मान रख देने हैं, अपने मन से हम मान लेते हैं x का मान 0 है, तो बच्चों जैसे ही x का मान यहाँ 0 लिखोगे, 2 का गुणा 0 में मतलब पूरा 0, मतलब y भी 0 हो जाएगा। x का मान जब 0 लिखोगे तो y का मान कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ और देखो, x का मान बदल के लिख दें, मान लेते हैं x का मान बच्चों 2 लिख दें। अगर x का मान यहाँ 2 लिख दें तो 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4, मतलब y का मान बच्चों 4 हो जाएगा। अब बताओ इसके 2 हल हमें मिल गए। एक हल मिल गया 0,0, दूसरा हल मिल गया 2,4। यहां से इसके तो अनंत हल मिल सकते हैं, लेकिन हमें 2 हलों की जरूरत है जो कि हमने यहाँ पर ढूंढ लिए। बस इनका हम यहाँ पर ग्राफ खींच सकते हैं। अब क्या करना होता है बच्चों? ग्राफ खींचने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक हम बिल्कुल इस पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। जो दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं उसको प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसको एक्स अक्ष लिख दें और इसको हम वाई अक्ष लिख दें, ठीक है। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की धनात्मक और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। अब यहां पर देखो 0,0 बच्चों पता है ना, 0,0 का मतलब मूल बिंदु होता है। ये x पर और y पर कहीं जाना ही नहीं, ना x पर जाना तो x का मान देखो 0 है, y पर भी ऊपर नीचे नहीं जाना है, मतलब y का मान भी 0 है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखिए 0,0 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 2,4, 2,4 का मतलब देखो यहां से देखो ध्यान समझें, एक एक इकाई के यहाँ पर हम चिन्ह बनाते हैं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और डॉट डॉट करते आएंगे। इसी प्रकार ऊपर की ओर भी देखो +1, प्लस का 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5 और डॉट डॉट और आएंगे। आपको करना क्या है? देखो x पर 2 इकाई जाना है, 1 और 1 2 इकाई ये हो गया। y पर 4 इकाई जाना है, ये y मतलब जो आपका बाद में लिखा होता है वो y पर चली गई दूरी होती है। तो इस बिंदु से ऊपर की ओर 4 इकाई जाना है, 1 2, देखो यहां पर 1 2 3 4, 4 वाली ये आपकी रेखा है ना, और 2 से ऊपर चढ़े जाओ चढ़े जाओ चढ़े जाओ, यहां पर आपको देखो पहुंचना है, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे, यहां पर पहुंच जाना है। ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा? 2,4 कहलाएगा, ठीक है। अब बच्चों बड़े आराम से देखो इस दोनों बिंदुओं को मिला दो, ये मूल बिंदु है और ये बिंदु 2,4 है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक सीधी रेखा बिल्कुल प्राप्त होगी। यूं ऐसे नहीं मिलाना जैसे हम मिला रहे, आपको क्या करना है? स्केल रखना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सी रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। आपको क्या करके स्केल रख के इस रेखा को मिलाना है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो एक ये सीधी रेखा बनेगी, और ये सीधी रेखा वास्तव में क्या है? ये सीधी रेखा इस वाले y बराबर 2x का समीकरण जो है y बराबर 2x, इसको व्यक्त करने वाली ये रेखा है, ठीक है। ये y बराबर 2x को व्यक्त करने वाली आपकी रेखा है।
अगर आप चाहो तो यहाँ पर ए बिंदु डाल दें, ये तो मूल बिंदु हमेशा डालना होता है। तो ये OA रेखा जो है वो किसको निरूपित कर रही है, y बराबर 2x को निरूपित करने वाली रेखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमने अपने मन से माना है कि k का मान आप 2 मानो या k का मान 3 मानो या k का मान 4 मानो, क्योंकि k तो आपकी कांस्टेंट संख्या है, द्रव्यमान है, ये वास्तव में पिंड का द्रव्यमान है, तो कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर k बराबर 2 लिख दिया है, तो y बराबर 2x रेखा हो गई। और इस y बराबर 2x वाली रेखा का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्लियर बात है। ये है आपका उदाहरण नंबर 7वां। और इसी रूप में यहां पर उदाहरण नंबर एक और दिया गया है 8वां। तो ये है बच्चों उदाहरण नंबर 8। यहां से आपको कुछ आलेख दिए गए हैं और इन आलेख का देखो, ये पहले वाले प्रश्न में एक आलेख दिया गया है, ये आपका एक सीधी रेखा है, बिल्कुल सरल रेखा। यहां पर भी एक सरल रेखा है और इस आलेख की भी एक सरल रेखा है। तो बच्चों ये प्रश्न कहता है कि यहाँ जो हमने एक आलेख खींचा है उस आलेख का संगत समीकरण इनमें से कौन सा है। विकल्प 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर ये 4 समीकरण दिए गए हैं। तो आपसे प्रश्न ये कहता है कि इस आलेख का संगत समीकरण क्या होगा। चित्र देख के बढ़िया से आप देखो, पहले इसको अवलोकन करें, इसका अवलोकन करके हमें ये बताएं कि इनमें से कौन सा समीकरण इस वाली रेखा का समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये आलेख जो दिखाई दे रहा है ये हरे कलर से आपको इस तरीके से, इस पर कौन कौन से बिंदु हैं बच्चों, 3 बिंदु हैं। तो अगर ये तीनों बिंदु जिस किसी समीकरण को संतुष्ट कर जाएं तो समझो वही समीकरण इस आलेख का समीकरण है। बच्चों ये समझो आप, ये आपको देखना है। देखो इस रेखा पर कौन कौन से बिंदु हैं। इस रेखा पर बिंदु हमें कौन कौन से दिए गए हैं। एक तो बिंदु है -1, -2, एक दूसरा बिंदु यहां पर 0, 0, एक तीसरा बिंदु यहां पर 1, 2 दिया गया है। तो बताओ 4 यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन में से आपको यह देखना है कि कौन सा समीकरण, इन 4 में से कौन सा समीकरण ऐसा समीकरण है जो तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। देखो ध्यान दें, तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहां देखो बच्चों, अगर हम x का मान -1, y का मान -2 लिख दें, x का मान -1, y का मान -2 यदि पहले वाले यहां पर रख दें तो ये 0 नहीं हो रहा, मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा। देखो x का मान अगर -1 लिख दें, प्लस का निशान लगाएं, y का मान -2 लिख दें, तो बच्चों क्या ये 0 हो जाएगा? कदापि 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला समीकरण, इस वाले समीकरण, ये जो बिंदु है -1, 2 इस रेखा पर स्थित नहीं है। इस वाली रेखा पर ये बिंदु स्थित नहीं है, मतलब ये समीकरण आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ बच्चों, यहां देखो y बराबर 2x, y का मान हम यहां से देखो x का मान -1, y का मान -2 लिखें, y का मान -2 बराबर का निशान लगाओ, 2 अपना ज्यों कहते हो, x का मान -1। तो बच्चों यहां से बिल्कुल एकदम जस्ट बराबर बराबर दिखाई दे रहा है। यहां भी -2 है और 2 से -1 का गुणा करोगे तो ये भी -2 है, -2 बराबर -2। इसका मतलब बिंदु ऋण 1, 2 इस रेखा पर है। इसी प्रकार अगर 0, 0 से संतुष्ट करना है, x का मान 0, y का मान 0 रख दिया जाए तो दोनों पक्ष 0, 0 हो रहे हैं, मतलब 0, 0 भी इस रेखा पर है। इसी प्रकार अगर x का मान 1, y का मान 2 रख दिया जाए, ध्यान से समझो, x का मान 1 यहां लिख दें, यहां इसको पहले रफ कर लें। देखो ध्यान दें, y का मान हम 2 लिख दें, बराबर का निशान लगाओ, 2 अपना ज्यों कहते हो, x का मान 1, x का मान यहां पर लिख दिया 1 और y का मान यहां पर लिख दिया 2। तो आपने देखा कि 2 बराबर 2 हो रहा है। इसका मतलब ये भी बिंदु, ये बिंदु भी इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। मतलब यही एक ऐसी रेखा है जो तीनों बिंदुओं से जा रही है। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है बच्चों, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस आलेख का जो संगत समीकरण है वो क्या होगा? y बराबर 2x होगा। ठीक है, आपको लिखना है दिए गए आलेख का संगत समीकरण क्या होगा? आपको लिखना है y बराबर 2x होगा और यही इस प्रश्न का बच्चों आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
कोई डाउट वाली बात नहीं। पहले आपको आराम से ये समझना है कि दिए गए बिंदु से कौन सी रेखा इनमें से संतुष्ट हो रही है, कौन सा समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है। जो समीकरण इन दिए गए बिंदुओं से, इस रेखा पर जो बिंदु हैं उन बिंदुओं से यदि संतुष्ट होता है तो हम लिख देंगे कि ये निश्चित रूप से वही रेखा है जो तीनों बिंदुओं से जाएगी। यहां पर हर प्रश्न में तीन ही बिंदु दिए गए हैं। देखो यहाँ ये भी 3 बिंदु दिए गए हैं, तो आप यहां से इस सेकंड वाले प्रश्न में भी आप ध्यान से देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें यहां से भी छांट के लिखना है कि कौन सा इस आलेख का संगत समीकरण है। तो बच्चों यहां भी देखो कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। पहला एक बिंदु दिया गया है -2,0। दूसरा बिंदु यहां पर दिया गया है 0,4, इसी रेखा पर है 0,4 और इसी रेखा पर है 1,6। अब आप ध्यान से देखो कि ये तीनों बिंदु इनमें से किस रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं। देखो अगर बच्चों x का मान यहां पर -2 लिख दिया जाए, y का मान देखो ध्यान दें, x का मान कितना -2 लिख दिया जाए, y का मान 0 लिख दिया जाए तो ये संतुष्ट नहीं होगा। इसका मतलब यहां ये समीकरण, ये वाला समीकरण, ये x + y = 0 इस आलेख का समीकरण नहीं है। इस अगर आलेख का समीकरण ये है तो इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस आलेख का ये समीकरण नहीं। यहां देखो y = 2x लिखा है, तो अगर हम यहां से देखो वही काम वही करना है, इनमें से हम चेक करते जाएं, x के और y के मान रख रख के हम चेक करते जाएं, तो संतुष्ट अगर होता है तो लिख देंगे कि ये समीकरण इस आलेख का समीकरण है। सीधी बात है बच्चों। यहां से हम यहाँ y का मान कितना लिख दें, देखो ध्यान दें, y का मान 0 लिख दें, ये y होता है पहला x और ये y। x का मान -2 लिखें, यहां पर -2 लिखेंगे तो 2 × -2 बच्चों ये तो हो जाएगा -4 और y का मान ये 0 है। देखो कदाप 0 शून्य नहीं है, नहीं है ना, ये शून्य कभी ऋण 4 के बराबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों ये समीकरण भी इन बिंदुओं से होकर नहीं जा रहा है, मतलब ये रेखा इन बिंदुओं से होकर नहीं जा रही है। इस आलेख का ये भी समीकरण नहीं है। अब देखो और आगे बढ़ो, y = 2x + 4 लिखा है, तो y का मान अगर 0 लिख दें, ध्यान से समझो ये 0 है ना, y का मान क्या लिखेंगे 0 और x का मान कितना लिखेंगे -2, तो यहां पर -2 लिखें तो -2 का 2 से गुणा -4 हो जाएगा, -4 + 4 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये तो संतुष्ट हो रहा है, पहला बिंदु ये वाला -2,0 इस रेखा से संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये समीकरण इस बिंदु से होकर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, सारे बिंदु ये ऐसे होने चाहिए जो इस रेखा पर होने चाहिए, अगर हैं तो संतुष्ट जरूर करेंगे। तो 0,4 से संतुष्ट करो बच्चों। 0 मतलब x का मान 0 लिख दें, तो जैसे ही x का मान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा और y का मान 4 है तो बच्चों 4 = 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से भी ये वाली रेखा इस बिंदु से भी जा रही है, मतलब इस रेखा पर ये भी बिंदु है, ये भी पक्की बात हो गई। यहां पर देखो 1,6 लिखें बच्चों, यहां पर x का मान 1 और y का मान 6 लिखें, ये y है इसको 6 लिख दें बराबर, यहां 2 × x का मान 1 लिखें +4 अपना ठीक है, 2 x का मान 1 +4, तो यहां 2 एकम 2 और 2 में 4 जोड़ें तो 6, मतलब 6 = 6 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब यहां पर ये समीकरण इस आलेख का समीकरण है। यहां पर दिया गया जो आलेख है उसका समीकरण ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है बात। यहां पर आपको क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही है, ये वाला, ठीक है। और यहां पर ये y = 2x, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इसके बाद देखो यही बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां भी करनी है। ये बिंदु किन किन बिंदुओं से, ये आलेख किन किन बिंदुओं से जा रहा है, तो आपको लिखना है -1, -6 से जा रहा है और ये आपका 0, -4 से भी जा रहा है, ये आपका 1, -2 से भी जा रहा है और ये आलेख 2, 0 से भी जा रहा है। तो बच्चों यहां पर 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदुओं से होकर ये आलेख गुजर रहा है। तो हमें इस आलेख का समीकरण इनमें से 4 में से चुन के रखना है कि भाई कौन सा इस आलेख का समीकरण है, दिए गए आलेख का इनमें से कौन सा समीकरण है, बस ये आपको चुन लेना है। कैसे चुनना है भाई, यहां पर चेक करते जाओ,
x का मान -1 लिख दें, y का मान -6 लिख दें तो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। देखो ध्यान दें, यहां पर -1 और यहां पर -6 लिख दें तो बच्चों ये तो आपका -7 हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा ना। ये -7 कभी 0 के बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब -1, -6 x प्लस वाई बराबर 0 वाली रेखा पर नहीं है, मतलब यहां पर ये ऑप्शन आपका फेल। इस रेखा में आओ, यहां पर y बराबर 2x समीकरण दिया गया है, तो अगर हम y का मान बच्चों 0 लिख दें, सॉरी y का मान x लिख दें और x का मान कितना लिख दें? 0 लिख दें, y का मान -4 लिख दें। यहां ये y लिखा है, इसका मान तो -4 लिखें, बराबर 2 इंटू एक्स का मान 0 लिखें तो बच्चों क्या बराबर हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब y बराबर 2x भी इस बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब जब संतुष्ट नहीं करे तो इसका मतलब आपको कह देना है कि इस आलेख का वो समीकरण नहीं है, क्योंकि इस आलेख पर ये 4 बिंदु हैं बच्चों, तो चारों बिंदु इसको संतुष्ट करना चाहिए। जोन से इनमें से 4 ऑप्शन में से जोन सी रेखा इन चारों बिंदुओं से होकर जा रही है तो समझो वही रेखा इस आलेख का वही रेखा है, ठीक है, वही समीकरण इस आलेख का समीकरण है। तो आपको देखो आगे बढ़ो, y बराबर 2x प्लस 1 रखना है। y बराबर 2x प्लस 1 में हम चेक कर लेते हैं। देखो पहले यहां से चेक करें, y का मान और x का मान यहां से रखो, x का मान -1, y का मान -6, ये y है, इसमें -6 लिख दें, बराबर 2 इंटू एक्स का मान -1 लिख दें और प्लस का 1। बच्चों यहां से देखो ध्यान दें, ये -6 लेकिन ये -6 नहीं है। ध्यान से देखो, ये -6 है, ये आपका -2 हो जाएगा, 2 में -1 का गुणा -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 होगा, ये कतई बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रेखा भी इस बिंदु से नहीं जा रही है, संतुष्ट नहीं कर रही। तो बच्चों ये भी आपका काम खत्म। इसको चेक करो, y बराबर 2x प्लस 2x -4, इसको चेक करो। x का मान -1, y का मान -6 रखो, ये y है, -6 रख देते हैं, बराबर में 2 इंटू एक्स का मान -1 लिख दें, -4। अब बच्चों ध्यान से समझो, तो -2, -4, -6 हो गया कि नहीं? तो बराबर हो गया, बिल्कुल सही बात है बच्चों। इस रेखा पर ये बिंदु है, ये हमने कंफर्म कर लिया। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी बिंदु होना चाहिए, चारों बिंदु इसी रेखा पर हैं, तो इसका मतलब इस आलेख का ये समीकरण है, ये लिखना है। ठीक है, हम एक को तो हमने चेक कर लिया बच्चों, दूसरे को चेक करके दिखा दें। यहां पर जो आपकी रेखा हमने बताई क्या है, y बराबर में 2x -4, यहां पर इस बिंदु से भी चेक करके देख लो, y का मान हमें -4 लिखना है, बराबर का निशान लगाओ, 2 इंटू एक्स का मान कितना लिख दें? 0 माइनस में 4। तो यहां बच्चों देखो ये तो 0 हो गया, -4 बराबर -4, बोलो संतुष्ट हो गया कि नहीं? ये भी संतुष्ट हो गया। इसका मतलब अब ये 0,4 बिंदु भी इसी रेखा पर है। ठीक है, यहां इसको भी चेक करो भाई, x का मान 1, y का मान -2 लिख दें, ये y है, इसका मान -2 लिख दें, बराबर 2 इंटू एक्स का मान हम 1 लिखें, -4 हमारा ज्यों का त्यों। x का मान 1, y का मान -2 इस रेखा में रख के हम चेक कर रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर बराबर आ रहे या नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो लिख देंगे कि ये बिंदु इस रेखा पर है, सिंपल सी बात है। यहां देखो -2, यहां 2 एकम 2 और ये -4, 2 में से 4 घटेगा, -2 बराबर -2। बच्चों ये भी आपका बिल्कुल, ये बिंदु भी इस रेखा पर है। ठीक है, इसका मतलब अब देखो ये लास्ट वाला 2,0 से संतुष्ट कराओ, y का मान 0 लिख दें, बराबर का निशान लगाओ, 2 अपना ज्यों का त्यों, x का मान 2 लिख दें, माइनस का है ये 4। अब देखो ये 0 बराबर ये 4 है, ये -4 है, तो बताओ 4 में से 4 घटेगा, 0 बचेगा। बच्चों ये भी संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये अब पक्की बात हो गई कि ये चौथा वाला इसका ऑप्शन सही है। मतलब रेखा y बराबर 2x - 4 जो है वो वास्तव में इस आलेख का समीकरण है, इस आलेख का ये वाला समीकरण है। आपसे यही पूछा गया है कि दिए गए आलेख का हमें समीकरण, संगत समीकरण बताओ, तो वो संगत समीकरण होगा जिससे ये बिंदु संतुष्ट हो जाएं। तो यहां पर आपको बस रख रख के चेक करके देख लेना है कि कौन से ऐसे बिंदु हैं, यहां पर कौन सी ऐसी रेखा है जो इन बिंदुओं से संतुष्ट हो रही है, बस ये आपको चेक करके देखना है। ठीक है,
तो यहां पर ये बच्चों ये रेखा ऐसी है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो ये समीकरण जो चौथा वाला है ये इस रेखा का संगत समीकरण है जो आपकी यहां पर ग्राफ में खींची हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो ये बच्चों सारे इसके उदाहरण थे 4.3 एक्सरसाइज के, एकदम आसानी तरीके से समझाने का कोशिश किया है हमने और उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, या कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। 4.3 एक्सरसाइज के सारे प्रश्न अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल 1 by 1 एक एक करके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों प्रश्नों को बड़े आराम से पहले रीड करना सीखिए। अगर आप प्रश्न को अच्छे से रीड करोगे तो ये पता चल जाएगा उससे कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया वास्तव में। फिर उसके लगाने की विधि समझो कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि अगर आपका कोई इबारत में प्रश्न लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम का प्रश्न है, तो बच्चों उसकी प्रॉब्लम पहले समझो अच्छे से, उसको समझ के और ये आइडिया लगाओ कि पहले हमसे प्रश्न पूछता क्या है। जब ये पता चल जाएगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है तो फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करो कि भाई हम कैसे इसका आंसर देंगे। यही सब कुछ यहां पर भी है। प्रश्न में थोड़ी अटपटी भाषा लिखी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये आलेख एक दिया गया है और इस आलेख का यहां पर 4 रेखाएं दी गई हैं। इस आलेख का संगत समीकरण इनमें से 4 में से कौन सा है, ये प्रश्न पूछता है। तो सीधी बात है कि अगर इस आलेख का ये समीकरण है तो इससे ये बिंदु संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं। तो जो ये तीनों बिंदु जिस रेखा को संतुष्ट कर जाएं तो समझो वही आपका इस आलेख का संगत समीकरण है। यही हमने प्रोसेस तीनों प्रश्नों में हल करके देख ली कि कौन से ये बिंदु दिए गए हैं, तो यहां से ये तीनों बिंदुओं से हमने संतुष्ट करके देख लिया। तो ये आपका समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो इन तीनों बिंदुओं से संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब इस आलेख का ये समीकरण है। इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर 4 बिंदु इस रेखा पर दिए गए हैं, तो हमने चारों बिंदुओं को देखा कि चारों बिंदु इस आलेख को, इस रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आलेख का संगत समीकरण ये है। इतनी सी बात है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बच्चों हमने बताया कि कमेंट सेक्शन में कमेंट, या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस टाइप के जो वीडियो हैं उनको पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।